Hello everybody. We are again back with a new series of questions where we'll try to answer all your queries related nasobronchial allergy, asthma, allergic rhinitis and frequent khansi zukam. Myself Dr. Prabjeet, Senior Pediatrician and Intensivist working at Healing Hospital Sector 34, Chandigarh. What is asthma? अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे नाक से लेके फेफड़ों की हाइपर सेंसिटिविटी माने ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। सांस लेने में आवाज़ आती है और छींकें ज़्यादा आती हैं, मौसम बदलाव के साथ है, तो ये एस्थमा हो सकता है। एस्थमा और एलर्जी बहुत अलग चीज़ें नहीं हैं। एस्थमा बेसिकली नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी है, माने सिर्फ जो नाक से लेके हमारे फेफड़ों तक की है लाइनिंग है, उस चीज़ की एलर्जी को हम एस्थमा कहते हैं। बट अगर आप एलर्जी कहें तो एलर्जी पर से और भी बहुत जगह का, जैसे पेट में हमें डाइट एलर्जी हो सकती है, किसी चीज़ के खाने से एलर्जी हो सकती है, किसी ड्रग्स की एलर्जी हो सकती है। सो एस्थमा और एलर्जी एक चीज़ के दो डिफरेंट पहलू हैं। जब भी किसी को एस्थमा या नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी है, दवाई देने का तरीका बहुत सारा है। वन, जो हम मुंह से दवाई देते हैं जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, उसी ब्रोंकोडायलेटर को दूसरा हम नेबुलाइजेशन माने भाफ के रूट में दे सकते हैं, और तीसरा पंप्स जिसको हम कहते हैं मीटर्ड डोज इनहेलर्स के साथ भी दे सकते हैं। तो ये तीनों देने का तरीका है। जो हम मुंह से दवाई देते हैं यूजुअली वो स्मॉल एज ग्रुप्स माने छोटे एज ग्रुप में नहीं दी जाती, बिकॉज उनका रोल और इतना इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता और उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं। तो उसमें हम बच्चों को नेबुलाइजेशन या इनहेलर से देते हैं। इनहेलर्स की अपनी एक एज लिमिटेशन भी है। सो हर दवाई का देने का एक तरीका और उसकी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स या कुछ फ़ायदे या नुकसान हैं। बट लेट योर डॉक्टर चूज़ इट। डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि आपके एज ग्रुप के हिसाब से और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको इनहेलर चाहिए है, नेबुलाइजेशन चाहिए है या एक ओरल मेडिकेशन चाहिए। जैसे कि हमारे में बहुत सारी मान्यता है कि किसी ने अगर कोई पंप लेता है या नेबुलाइज़र लेता है तो उसको इसकी आदत पड़ जाती है। ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जिस बच्चे को ज़रूरत पड़ती है उसको बार बार एलर्जी होगी तो वो ज़्यादा बार रिक्वायर होगा। उल्टा सोचना बिल्कुल गलत है कि नेबुलाइज़र की आदत पड़ जाती है। सो आई होप आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन। क्या ये सारी उम्र रहेगा? एक बार अगर आपकी एलर्जी डायग्नोज हो गई है तो किस एज तक रहेगा ऐसा कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है, बट ज़्यादातर देखा गया है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है 5 to 6 ईयर्स तक एक बेंचमार्क रखते हैं कि अगर तब तक सेटल हो जाए तो बहुत सारे 80 to 85% बच्चे 5 ईयर्स तक ये डिज़ीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब ओवर ग्रो कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो सेंसिटाइजेशन हो जाती है, बार बार उस एलर्जी को होकर हमारी बॉडी इतनी मैच्योर हो जाती है, लंग्स इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उसको रिएक्शन उतना हाई सेंसिटिव नहीं रहता। दूसरा, लंग का वॉल्यूम एक पर्टिकुलर जो एक मैच्योर लंग है वो भी डेवलप हो जाता है, तो बहुत सारी जो एलर्जीज हैं वो हमारे रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी उसको लिए। अनदर बेंचमार्क इज 10 to 15 ईयर्स। जब बच्चे एडोलेसेंट एज ग्रुप में एंटर करते हैं तो बहुत सारी एलर्जीज तब तक भी सेटल हो जाती हैं। बट येस, अगर आपके फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है एलर्जीज़ की, अगर आपके जेनेटिक मेकअप में ऐसा है, तो कई बार ये सिर्फ कम हो जाती है और ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से प्रेजेंट करती रहती है। जो बाकी ऑल्टरनेट मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, आपको ये गाइड करते हैं कि ये बीमारी बिल्कुल जड़ से निकाली जा सकती है। तो आई एम रियली सॉरी टू से, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दे। बट अगर कोई क्लेम करता है सो आई वुड से दैट इज़ अ रॉन्ग क्लेम। बट स्टिल देयर आर मेडिकेशंस, जैसे एलोपैथी में मेडिकेशंस हैं वैसे आयुर्वेदा और होम्योपैथिक में भी मेडिकेशंस होती हैं एस्थमा और नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी के अगेंस्ट। आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट देन डू नॉट ट्रीट योरसेल्फ एट होम। घर पे बैठे अपने आप को ट्रीट ना करें, गो एंड विजिट योर डॉक्टर। एस्थमा अटैक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास पहुँचें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को सीटियाँ ज़्यादा आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अगर उसकी छाती में बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ रहे हैं जब वो सांस ले रहा है, तो ये टाइम है आपको इमरजेंसी में अस्पताल जाना है। यू हैव टू नॉट इवन वेट फॉर द
मॉर्निंग या ओपीडी में दिखाने की भी वेट नहीं करनी है। अगर बड़े बच्चे में नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी या अस्थमा है तो छोटे बच्चे में अस्थमा भी हो सकता है, बट देन बाकी वेरीड एलर्जीज जैसे किसी डाइट में किसी फूड से एलर्जी, किसी ड्रग से एलर्जी या स्किन एलर्जीज भी प्रेजेंट कर सकती हैं। अगर घर में कोई बड़ा है जिनको एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं या फिर जिनको एस्थमा है, डायग्नोस्ड एस्थमा है, वो अगर हमारे जेनेटिकली रिलेटेड हैं तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आपके भी बच्चे को जो हो रहा है वो एस्थमा या नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी हो। तो भी खांसी ज़ुकाम है, ये बहुत ईजिली ट्रांसमिटेबल होता है। अगर कोई घर में ऐसा है तो वो ट्रांसमिट वायरल इन्फेक्शंस कर सकता है, बट देन बिलीव मी कोई एस्थमा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आई होप विद दिस आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज, बट स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है एस्थमा या नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी को लेके तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। थैंक यू।